हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं, आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। और प्यारे बच्चों, आप कितना मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप सभी कैसे हैं। क्या आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सही है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून। सब मस्त है सर जी, बिल्कुल सब चीज ठीक है। जय हिंद। रिजवाना आस बोर्ड के स्टूडेंट अभिनंदन। स्वाति, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। आज का क्लास बाबू आप सभी बच्चों के लिए खास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल अध्ययन करने वाले हैं। इसका क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे, ठीक है। और ये जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास है। ये क्लास आप शुरू से लेकर अंत तक करिएगा और पार्ट वाइज पार्ट पूरा आपको क्लास करना पड़ेगा, तभी आपको ना तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आएगा, ना तो सब्जेक्टिव में, ना ही आप आगे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी चीज का, तो उसमें भी आपको हेल्प जरूर मिलेगा इससे, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए और बताइए कि क्लास को शुरू किया जाए। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। और बाबू शाम में 6:30 बजे भी क्लास होगा और 8:30 बजे रात में भी आज क्लास होगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और जैसे आप सभी बच्चे को पता है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बाबू इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे पहले शेयर करिए और जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स अगर आप प्राप्त नहीं किए हैं तो मात्र 499 में आपको क्या मिल रहा है, एप्लीकेशन पे बाबू पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो जाइए आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से क्या करिए कि पीडीएफ नोट्स वाला बैच परचेस कर लीजिए, वहीं पे सारा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर नोट कीजिए 6299248935, ठीक है। आप इस पे क्या करिए, हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो बताइए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए, आप सभी रेडी हैं? ठीक है। तो बाबू आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने यूनिट 1 पढ़ा था। यूनिट 1 में 2 चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें से पहला चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो बाबू हमने इन दोनों चैप्टर में क्या पढ़ा कि आवेश हमारा एक जगह पे क्या है, स्थिर है, और उसके चारों तरफ क्या हुआ है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उसी के बारे में क्या किया, हमने अध्ययन किया था दोनों के दोनों चैप्टर में। बताइए हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने 2 चैप्टर पढ़े और दोनों चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि आवेश स्थिर है और उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। इसी के बारे में क्या किया था, हमने अध्ययन किया था। लेकिन जो अगला चैप्टर है आपका बाबू, इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा, इसमें क्या होगा, जो आवेश होगा ना, ये विद्युत धारा के रूप में अब चलना स्टार्ट करेगा। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो अब सिंपल सा सबसे पहले आता है, चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत धारा या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आखिर ये होता क्या है ना, वैद्युत धारा आखिर होता क्या है। तो सिंपल सा सभी बच्चे डेफिनेशन बताइए तो एक बार। तो आप क्या कहेंगे, तो किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब बाबू किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के दर को, यानी आप एक बार बताइए कि बाबू कि ये जो चालक है, तो चालक में बाबू विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे कि ये जो चालक है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा से होगा। तो आप बोलेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है बाबू, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। आप सभी बच्चों को पता है। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो आप कॉपी में नोट करिए कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका एक और डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित
है ना, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम कहते हैं वैद्युत धारा, है ना। किसी चालक में प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको कहेंगे वैद्युत धारा। तो ये दो डेफिनेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि यहां पे कोई चालक है, बच्चे यहां पे ध्यान रखिएगा, ये कोई क्या है, चालक है। तो कोई चालक में मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि Q आवेश t समय के लिए प्रवाहित हो रहा है। किसी चालक में Q आवेश अगर t समय के लिए प्रवाहित हो रहा है तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि यहां पे आप लोग कैसे याद रखिएगा कि किसी चालक में प्रति सेकेंड, है ना, प्रवाहित आवेशों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा, या किसी चालक में आवेशों के दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा कहते हैं। चलिए बाबू क्लियर हो गया। ठीक है, किसी चालक में आवेशों की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे बाबू एक बात आता है, ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे एक पॉइंट यहां पे पूछा जाता है बाबू आपसे कि जो वैद्युत धारा होता है इसका मात्रक क्या होता है। बाबू क्या पूछा जाता है, वैद्युत धारा का मात्रक पूछा जाता है। तो बाबू फर्स्ट जो इसका मात्रक होगा ना, क्या होता है, तो याद रखना है कि एम्पियर होता है। पहली बात कि बाबू वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, पहला जो होगा क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। अगर दूसरा इसका मात्रक होगा तो दूसरा मात्रक कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है। तो आप क्या लिखेंगे, Q का मतलब आवेश, और आवेश को बाबू किसमें मापा जाता है, तो आप सभी बच्चों को हमने बताया है कि आवेश को कूलम में मापा जाता है, तो कूलम, बटा है तो बटा, और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। टी क्या है, समय, समय को किसमें मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या हम लोग क्या CS भी लिख सकते हैं, चाहे CS इनवर्स भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दो मात्रक निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पे एक और पॉइंट बना के लिखिएगा कि इसकी विमा क्या होती है। देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए कि इसकी विमा, है ना, अगर आपसे पूछेगा कि इसकी विमा क्या होती है तो विमा क्या लिखिएगा कि वैद्युत धारा की जो विमा होती है ना उसको हम लोग A लिखते हैं या I भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वैद्युत धारा को यहां पे याद रखना है कि इसे यहां पे साफ साफ लिखिएगा कि वैद्युत धारा को इसे स्मॉल I या कैपिटल I से भी हम लोग क्या करते हैं, दिखलाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे आपको पता चल गया कि इसकी विमा क्या होती है, A होती है, क्योंकि धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो गई, A हो गई, या I भी इसको बोल सकते हैं इसकी बीमा। अब बाबू एक बात यहां पे आता है कि जो हमारा विद्युत धारा है या अदिश राशि है कि सदिश राशि, एक बार बता दीजिए। जो हमारा विद्युत धारा है I इक्वल टू क्या, Q अपॉन में T, क्या ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, फटाफट से बताइए। तो आप सभी बच्चे को पता है कि ये जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये आप सभी बच्चे को पता होगा कि जो हमारा वैद्युत धारा अदिश राशि होता है। क्यों होता है, कोई कारण बच्चा बता देगा बाबू, एक बार कोई भी बच्चा हो एक बार बता सकता है कि वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों होता है, कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये Q जो बाढ़ा था हमने, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। हमने आवेश के बारे में क्या पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है। हमने बाबू आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, अदिश राशि होता है। आप सभी बच्चे को हमने पढ़ा था कि जो आवेश होता है क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो बाबू आपको पता है कि वैद्युत धारा यहां पे Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, यानी आवेश अदिश राशि है। और बाबू आपको पता है कि ये जो समय है ना, ये भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि होता है, समय भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था बाबू, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, आवेश के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम लोग को वैद्युत धारा I निकालना होता है, I इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में T हो जाएगा। तो बाबू जब ये दोनों अदिश है तो जो हमारा विद्युत धारा होता है ये क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो प्यारे बच्चों वैद्युत धारा के बारे में इतना ज्ञान आपको मिला कि नहीं मिला, एक बार बताइए। क्लियर हो गया कि वैद्युत धारा क्या होता है। तो किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई चालक है, इसमें Q आवेश अगर हम T समय के लिए प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T हो जाएगा। बाबू विद्युत धारा को I स्मॉल I या कैपिटल I से सूचित किया जाता है। मात्रक की बात करें तो इसका एक मात्रक होता है एम्पियर, दूसरा मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड। अगर बीमा की बात करें तो A या I भी लिख सकते हैं। और यह राशि क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्यों होता है इसके बारे में हमने पूरा का पूरा बता दिया। अब बाबू आता है कि जो विद्युत धारा होता है इसकी दिशा क्या होती है। इसकी अगर दिशा की बात करें कि वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो बाबू आपको एक बात
हमने पढ़ाया है और हमने आपको क्या समझाया है कि इसकी दिशा की बात करें तो ये कोई मान लीजिए कि चालक है, तो बाबू चालक में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस प्रकार से है। ठीक है, तो बाबू मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है, इस टाइप से है, इस दिशा में है, तो वैद्युत धारा की दिशा क्या होता है, इसकी अपोजिट होता है ना। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के अपोजिट में क्या होता है, वैद्युत धारा की दिशा होता है। यानी आप क्या लिखिएगा कि जो विद्युत धारा की दिशा होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है कि यहां पे ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होता है और धन आवेश की दिशा में होता है। ये जो ऋण इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है ना, तो ऋण आवेश के विपरीत दिशा में है और धन आवेश की दिशा में होता है, तो ये क्या हो गया बाबू, तो ये वैद्युत धारा की दिशा हो गई। ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं, इतना तो अब बाबू इतना तो हमने आपको समझा दिया। अब वही चीज यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि वैद्युत धारा आखिर क्या होता है, तो किसी चालक में आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चालक में क्यू आवेश टी समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा, जैसे हमने क्या किया, किसी चालक में क्यू आवेश टी समय के लिए प्रवाहित किया तो वैद्युत धारा आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन में टी हो गया। तो वही चीज यहां पे रखा गया है कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है। विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है, अथवा इसे एम्पियर से भी हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि आवेश हमारा अदिश राशि होता है और समय हमारा अदिश राशि होता है। चूंकि हमको पता है कि आवेश क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू क्या होता है, टी होता है, तो आई इक्वल टू हम यहां पे क्यू अपॉन में टी निकाल सकते हैं, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं बाबू विद्युत धारा के बारे में, और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। सर जी हम लक्ष्य बेस पर पैसा कटा दिए हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है हो जाएगा। बेरोजगार बालक आप स्क्रीनशॉट जो नंबर देते हैं उस पे भेज दीजिए, अभी के अभी क्लास खत्म होगा, आपका कोर्स ओपन हो जाएगा, नो टेंशन। चलिए अब इसके बारे में कुछ देख लीजिए कि भौतिकी में विद्युत धारा क्या है, मूल राशि माना गया है। बाबू भौतिकी में यानी फिजिक्स में जो विद्युत धारा होता है इसको क्या माना गया है, मूल राशि माना गया है। ठीक है, अब देखिए कि एसआई पद्धति के अनुसार वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन आवेश से चलने की दिशा अथवा ऋण आवेश से चलने की दिशा के विपरीत होता है। हमने आपको यहां पे एक चीजें पढ़ाई थी कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है क्या होती है, ऋण आवेश के विपरीत होती है और धन आवेश की दिशा में होता है विद्युत धारा की दिशा। तो वहीं तो लिखा गया है कि एसआई पद्धति के अनुसार क्या होता है, वैद्युत धारा में प्रवाह की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में होता है, यानी धन आवेश की दिशा में होगा, और ऋण आवेश के क्या होगा, चलने की दिशा के विपरीत होता है। तो ये चीजें तो हमने अभी डिस्कस किया। अब यहां पे आवेश एक आवेश और समय अदिश राशि होती है, यानी जो Q होता है और I होता है ना, सॉरी T होता है, ये हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। इसीलिए हमारा क्या होगा कि विद्युत धारा भी हमारा क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो इसके बारे में मतलब वैद्युत धारा के बारे में आप इतना क्लियर कर लिए। और वैद्युत धारा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको दिक्कत दे, नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको डाउट या दिक्कत नहीं देगा। अब बाबू आ जाइए कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व कोई बच्चा बता देगा, धारा घनत्व कोई बच्चा बता देगा। बाबू वैद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़िए धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए बाबू ये क्या है, कोई चालक है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कोई चालक है, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कि अभिलंबवत, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या, उसका मोटाई हो गया। मान लीजिए कि चालक तार है और इसको 20 से हम काट दिए, तो ये जो कटा हुआ भाग है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, यहाँ का भाग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, यानी उसकी मोटाई होगी। चाहते तो इस पेन को हम 20 से काटेंगे, एकदम 20 से खत से काट दिए तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। अगर चाहेंगे तो हम तो इसको लंबा लंबा काटेंगे तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं है। अगर हम इसको बीच से काटते हैं तो वो जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो धारा प्रवाह होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू धारा घनत्व। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धाराएं होती हैं उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है, साफ साफ लिखिएगा कि इसे जे से सूचित किया जाता है। इसे जे से यहां पे क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित
किया जाता है। बाबू याद रखना है कि इसे जे से सूचित किया जाता है, ध्यान में रखना है। अब जे इक्वल टू क्या होता है, तो जे इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों आई बटे में ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है। अब बाबू एक तो डेफिनेशन हमने आपको यह बता दिया कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबों जो विद्युत धाराएं बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन आ गया यहाँ पे कि जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है। तो इसका एक और डेफिनेशन हम नहीं करा सकते कि किसी चालक में, बाबू याद रखना है कि प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। देखिए कितना इजी डेफिनेशन आपको दे रहे हैं धारा घनत्व का, कहीं भी नहीं मिलेगा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब दोनों डेफिनेशन आपको मिल गया। अब जो भी आपको याद होगा आप लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा धारा घनत्व क्या है, इसके एसआई मात्रक को लिखे तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि क्या होता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है और जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है। तो ये आपने लिख दिया बाबू, इतना आपको याद हो गया। अब इसका बाबू पूछा जाएगा कि मात्रक क्या होता है, तो यहां पे आप मात्रक क्या लिखेंगे, बाबू पूछ देगा कि मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप खुद से निकालना सीखिए। बाबू धारा को किसमें मापा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो धारा को मापा जाता है एम्पियर में, तो यहां पे क्या लिखिएगा, एम्पियर है ना, एम्पियर है ना, एम्पियर लिख दीजिएगा। बटा यहां पे क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है, मीटर स्क्वायर में, तो यहां पे क्या लिखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका मात्रक हो गया। एम्पियर मीटर स्क्वायर बाबू क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। तो इसका मात्रक भी आपने निकाल लिया कि इसका मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू एक बात बताइए कि इसकी वीमा अगर आपसे पूछेगा कि इसकी वीमा निकालिए कि धारा घनत्व का वीमा क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं कि धारा घनत्व का वीमा क्या होता है, कोई भी बच्चा, बाबू इतना टैलेंट तो आप में है कि आप बना सकते हैं। यहां पे देखिए किसका, लवली पटेल क्या आ गया, ए एम इनवर्स टू। चलिए और भी बच्चे बताइए जल्दी विद्या, चलिए क्वीन का भी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, रेस लवर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आ गया। चलिए सभी का आ रहा है। देखिए बीमा की बात करें तो बाबू धारा को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है कि धारा को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बट्टा है तो बट्टा। बाबू मीटर को, दूरी को किसमें मापा जाता है, मीटर में। यानी अगर हम लोग लंबाई में मापेंगे, मतलब क्या लंबाई में ही ना मापा जाता है, तो एल स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ए है तो ए, अब एल ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स 2 लग जाएगा। यानी ए एल यहां पे इनवर्स 2 इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगा। और ये आप लोग बाबू ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि इसकी बीमा मतलब सॉरी ये कौन सी राशि है, तो यह एक क्या होता है, यह एक क्या होता है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होता है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। यह भी आप लोग क्लियर रखिएगा, यह क्या है, एक सदिश राशि है। तो धारा घनत्व भी आपको समझ में आ गया कि धारा घनत्व क्या होता है। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित किया जाता है। जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी बीमा ए एल इनवर्स 2 होता है। यह एक क्या है, अदिश राशि है। बाबू बता दीजिए धारा और धारा घनत्व में कोई भी दिक्कत। चलिए बहुत अच्छा क्वीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डार्क नेहा बहुत बढ़िया, डार्क क्वीन नेहा आपका भी सही है। अभिनंदन रॉय आपका भी सही है। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहां पे फिर हम लिख के लाए हैं ताकि आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा कि किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंब गुजरने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग जे से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है। मात्रक हमने निकाला एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और बाबू इसका विमीय सूत्र हमने क्या निकाला, ए एल इनवर्स 2 हमने निकाला। और हमने क्या कहा कि यह एक सदिश राशि होती है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा धन आवेश की चलने की दिशा की तरफ क्या होती है, होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि धारा घनत्व आखिर होता क्या है, बोलिए क्लियर। अब बाबू आता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब बहुत भारी चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप दिल लगा के पढ़िएगा ना तो बहुत मजा आएगा सही में, चाहे डेरिवेशन हो चाहे कुछ भी, बहुत मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मध्य मुक्त पथ क्या होता है।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मध्य मुक्त पथ क्या होता है, आपको हम बताना चाहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो देखिए आप सभी बच्चे को पता है कि ये क्या होता है बाबू, ये कोई चालक है, ठीक है। अब बाबू आपको पता है कि जब ये चालक है तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, तो बाबू आपको पता है कि विद्युत धारा में बाबू किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होगा, ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा होगा, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है। और ये बोला जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ क्या होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ये कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ क्या होता है, तो लिखिएगा कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टकरों के बीच की औसत दूरी को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आपस में टकराते हुए चलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब आपस में टकराते हैं तो दो चली गई दो टकरों के बीच की जो दूरी होगी ना औसत, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू इसी को कहते हैं मध्य मुक्त पथ, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मध्य मुक्त पथ किसे कहा जाता है, कि जब किसी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्कर होगा और उसके बीच जो चली गई औसत दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का मध्य मुक्त पथ कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। बाबू क्लियर हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब चलेगा तो टकराएगा, तो दो टकरों के बीच जो चली हुई दूरी होगी उसकी औसत दूरी को ही क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे माध्य मुक्त पथ। किसका, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। इसे बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसे लेमडा सूचित किया जाएगा। ये लेमडा का मान होता है 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी कोटि होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ अगर आपसे पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टकरों के बीच जो चली गई औसत दूरी होती है ना, दो क्रमागत टकरों के बीच जो चली गई औसत दूरी होती है, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों का मध्य मुक्त पथ कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां पे आता है क्या, श्रांति काल। अब श्रांति काल क्या होता है, कि हमने क्या कहा कि जब किसी चालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के दो टक्करों के बीच चली गई जो औसत दूरी होती है उसे हम लोग मध्य मुक्त पथ कहा था। अब जो दो टकरों के बीच जो समय लगा चलने में, जो समय लगेगा, तो उसी को कहेंगे क्या प्यारे बच्चों, श्रांति काल। जो टकरों के बीच चली गई दूरी में जो समय लगेगा ना, उसको कहेंगे श्रांति काल। तो याद रखना है कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पे धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टकरों के बीच औसत जो समय अंतराल होगा ना, उसमें दूरी होता था, जो दूरी होगा उसे क्या कहेंगे, तो बाबू उसे कहेंगे हम लोग क्या, मध्य मुक्त पथ। अब जो बाबू समय लगेगा, औसत समय लगेगा ना टकराव के बीच, तो उसे हम लोग कहते हैं श्रांति काल, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आता है श्रांति काल, लेकिन ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है और टाउ का वैल्यू कितना होता है, तो प्यारे बच्चों 10 के पावर -14 सेकेंड होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाबू एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि आगे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बाबू आ जाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाहन वेग। बाबू अनुगमन वेग के बारे में आप कहीं ना कहीं तो सुने होंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो बाबू अनुगमन वेग क्या होता है समझिएगा, कि किसी चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं ना, जिस नियत वेग से, जिस सूक्ष्म वेग से गति करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाहन वेग कहते हैं। और इसे VD से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और VD समानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चों, E के बराबर होता है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अनुगमन वेग बाबू यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं, बहुत हार्ड लगता है, लेकिन सबसे प्यारा डेफिनेशन क्या है, ध्यान रखना कि किसी चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक तार में उपस्थित, मान लेते हैं क्या है, कोई चालक तार है, तो किसी चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत से वेग से गति करता है ना, है ना, जिस नियत वेग से, जिस नियत सूक्ष्म वेग से ये गति कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू इसका कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। बाबू क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये
चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अनुगमन वेग को हम लोग vd से सूचित करते हैं, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। बाबू साफ साफ है कि किसी चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाबू ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिस सूक्ष्म नियत गति से या वेग से गति से क्या करते हैं, चलते हैं ना, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं इसी को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है या अपवहन वेग कहा जाता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है, vd से प्रदर्शित किया जाता है। बताइए क्लियर हो गया जिद्दी कुशवाहा, बताइए बाबू। चलिए क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर क्लियर सभी बच्चों को। एक बार सभी बच्चे कह दीजिए क्लियर। तौफीक आलम यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। अब एक बात बताइए, ये तो हमने अनुगमन वेग पढ़ लिया, अब ये जो डेरिवेशन आता है ना, बहुत अच्छा डेरिवेशन है कि अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध बताइए, संबंध स्थापित करिए, है ना। बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा या अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है, कोई बच्चा पढ़ा होगा पहले का तो उसको पता होगा कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है, फटाफट से एक बार बता दीजिए, देखते हैं कौन सा बच्चे को पता है, देखते हैं कौन से बच्चे को पता है। लवली पटेल जल्दी जल्दी फटाफट बाबू, जल्दी 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 बताइए बच्चे, नहीं पता है। ऐश्वर्या कुशवाहा, NEAVD, नरेंद्र कुशवाहा कहा गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे सही बता रहे हैं। बाबू अगर पूछेगा कि अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध स्थापित करे तो बाबू I इक्वल टू क्या होता है, ध्यान में रखना है, NEA क्या होता है प्यारे बच्चों, VD होता है। और ये हम लोग को बाबू क्या करना है, प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, एक चालक लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे, क्या करेंगे बाबू, सिंपल सा ध्यान में रखना है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि माना एक चालक तार क्या है बाबू, यहां पे याद रखना है कि AB है, माना एक चालक तार क्या है, A और B है ना। यहाँ पे याद रखना है कि जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये प्यारे बच्चों क्या है, N है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है प्यारे बच्चों, VD है। और इसमें क्या हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अभी ध्यान में रखिएगा, अभी हम आपको सारी चीजें क्लियर कराएंगे, अभी इसको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसकी लंबाई मान लेते हैं कि ये लंबाई L है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है, ये प्लस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, सिंपल सा बाबू आपको ध्यान में रखना है। और इसका अनुगमन वेग क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका अनुगमन वेग क्या हो गया, VD हो गया। अब बाबू सबसे पहले ऐसे आपको फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर को ऐसे समझाएंगे कि आप लिख पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है कि माना एक चालक है A और B, माना एक चालक है ए बी जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है उसकी मोटाई, माना इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है। संबंध स्थापित कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं आप, तो क्या लिखिएगा, सिंपल सा याद रखिएगा कि माना एक चालक तार A और B है ना, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी तार है कोई तो उसको मिटाई भी तो होगी, तो माना एक चालक तार AB है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, A है ना, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है और इसमें I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो यहां पे साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा, साफ साफ लिखना पड़ेगा कि माना एक चालक तार AB है, साफ साफ लिखिएगा कि माना, बाबू आप भी लिखिए कॉपी पे, माना एक चालक तार, चालक तार यहां पे याद रखना है A और B है, यानी AB है ना, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिखिएगा यहां पे साफ साफ, जिसका यहां पे साफ साफ लिखिएगा कि जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है प्यारे बच्चों, A है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बाबू, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की लिखिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, साफ साफ लिखिएगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, अनुगमन वेग क्या है प्यारे बच्चों, vd है। और इसमें
और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आई धारा क्या हो रहा है? आई धारा बाबू क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। चलिए बाबू इतना आपको क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आपको संबंध स्थापित करना है। तो संबंध कैसे स्थापित करेंगे? साफ साफ आप लिखिएगा कि माना एक चालक तार ए बी है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बाबू सिंपल सा क्या लिखिएगा कि एकांक समय में, यहां पे लिखिएगा कि एकांक समय में, यहां पे साफ साफ लिखिएगा कि एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित, एकांक समय में क्या होगा? प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वो एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो प्यारे बच्चों क्या होगा? n, और यहां पे क्या होगा? NaBd, क्योंकि एकांक समय में क्या हो रहा है? n इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ए क्षेत्रफल है इसका, एक मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और अनुगमन वेग क्या है? Vd है। तो एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो प्यारे बच्चों याद रखना है Na, और यहां पे क्या हो जाएगा? Vd हो जाएगा। तो आप लिखिएगा कि t समय में, अब यहां पे क्या लिखिएगा कि t समय में, t समय में प्रवाहित, t समय में प्रवाहित, साफ साफ लिखिएगा, t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगा? संख्या। तो t समय में क्या होगा? t समय में प्रवाहित हो रहा है तो t क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? Na, और यहाँ पे क्या है? Vd, और t समय में हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? t ऐड कर देंगे। माना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पे माना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लिख दीजिएगा कि माना एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है। तो बाबू याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन t समय में, t समय में, t समय में प्रवाहित, यहां पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों का आवेश t समय में प्रवाहित, t समय में लिखिएगा प्रवाहित, t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होगा? तो बाबू आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो Q से। तो Q इक्वल टू क्या हो रहा है? t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो n, और यहाँ पे A, और यहाँ पे क्या है? Vd इंटू टी है। अब बाबू कितना? तो t समय में प्रवाहित हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या करेंगे? E जोड़ देंगे। चूंकि आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है? विद्युत धारा Q अपॉन में T होता है। तो आप साफ साफ लिख दीजिए, चूंकि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में T होता है। तो आप साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे कि I इक्वल टू क्या हो गया? Q का वैल्यू क्या है? NaVdT इंटू E। तो यहाँ पे लिख दीजिए। आपको, आप इसको साइड, इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं N, उसके बाद से आप E भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में है तो किधर भी लिखिए NeA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे Vd इंटू क्या हो जाएगा? T। ये सारा का सारा गुणा में है, अब बटा में क्या है? T है, तो ये T है। अब बाबू यहाँ पे क्या हो गया? ये T है तो T है। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इस T से क्या होगा? ये T कट जाएगा, यानी I इक्वल टू क्या बचेगा? हमारा बचेगा क्या? Ne, और यहाँ पे क्या बचेगा? A, अभी, डी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? I इक्वल टू NeVd, जो कि हमारा क्या होता है? प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। क्या? I इक्वल टू NeAVd, जो कि क्या होता है? धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध होता है। तो बाबू ये इतना आपको क्लियर हुआ? बाबू क्लियर हुआ? धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, बताइए कैसे करना है? सिंपल सा बाबू लिखना है आपको। क्या ध्यान में रखना है? हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। ठीक है, कि माना एक चालक तार है ए बी, ये चालक तार है ए बी, है ना, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तथा इसमें क्या हो रहा है? आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो आप लिखिएगा कि एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd हो जाएगा। अब लिखिएगा t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो t सिर्फ ऐड कर दीजिएगा। माना एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है, तो t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या हो जाएगा? Q। सिर्फ क्या करिएगा? इसमें E ऐड कर दीजिएगा। तो बाबू आपको पता है, चूंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है? आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो बाबू आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, I है तो I, अब Q का वैल्यू क्या है? NeAVd है, Ne लिख दीजिए, उधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो आप लोग Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं? Q के जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे Ne
ए, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भी डी, और नीचे ऑलरेडी टी है तो टी है, ऊपर में देखिए भी टी है यहाँ पे तो टी है। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो टी है ना, तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा एन ई ए भी डी, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ करना था। तो ये आप क्या कर दिए, धारा और अनुगमन वेग के बीच आपने संबंध स्थापित कर दिया। कैसे आया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। सर एक दिन था कि हम रोज आपके साथ पढ़ते थे, अब आज नहीं पढ़ते, आज क्या हो गया, क्या हो गया है बाबू आज? पहले 2024 में एगो दिन था कि पढ़ते थे, आज क्या हो गया है कि नहीं पढ़ रहे? कोनो कारण प्यार वार नहीं क्या ना हो गए, मन ना लागत हुई कहीं तार? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, धारा और बाबू क्या, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या किया आपने, संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है। अब बोलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िए, अब आता है अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। बाबू वैद्युत धारा अलग चीज है और धारा घनत्व अलग चीज है मेरे बच्चे। तो वही क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करिए। तो बाबू अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है, जे इक्वल टू क्या होता है, एन की बी डी, है ना। अब ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, जे इक्वल टू एन ए बी डी। जैसे आपने क्या पढ़ा, लिखिएगा साफ साफ यहाँ पे कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध हमने क्या निकाला था, अभी आई इक्वल टू क्या निकाला था, एन ई ए बी डी निकाला था। बाबू निकाला था कि नहीं, लिखिएगा साफ साफ, चूंकि हमने विद्युत धारा और यहाँ पे अनुगमन वेग के बीच संबंध आई इक्वल टू एन ए भी डी प्रूफ किया था। तो बाबू एक बात बताइए कि ए इधर गुणा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ए इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो आई के साइड में आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई, ए तो यहाँ पे आ गया है, उसके बाद से क्या बचेगा, भी डी बचेगा। अब बाबू आई बटे ए को क्या कहते हैं, तो जे इक्वल टू क्या होता है, धारा घनत्व इक्वल टू आई बटे में ए होता है। धारा घनत्व इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है। तो इस आई बटे में ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे, जे इक्वल टू क्या हो गया, तो जे इक्वल टू हो गया एन ई भी डी। यही हमको प्रूफ करना था, देखिए कितना शॉर्ट तरीके से प्रूफ कर दिए, थोड़ा भी मेहनत लगा। धारा और मतलब धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिया हमने। चले बताइए, छोटन बहुत बढ़िया, अभिनव बहुत बढ़िया। बाबू ये क्लियर हो गया कि नहीं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। धारा घनत्व क्या होता है, जे, जे इक्वल टू क्या होता है, आई बटे में ए होता है। कि किसी चालक में बाबू याद रखना है कि प्रवाही धारा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं और इसे जे से सूचित किया जाता है। और आपको पता है, चूंकि हमने पीछे क्या पढ़ा कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध आई इक्वल टू एन ई बी डी होता है। बाबू तो आई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इधर गुणा कर रहा है, आएगा इसके बटा के नीचे आ जाएगा भाग करने। चूंकि आपको पता है कि आई बटा ए किसे कहते हैं, तो इस जे को कहते हैं, तो जे इक्वल टू एन ई बी डी हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ। बाबू आपको क्लियर हो गया। तो ये जो डेरिवेशन है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का संबंध, बाबू क्लियर हो गया। ब्यूटी कुमार आस्क बोर्ड हो जाएगा। ज्योति गुप्ता, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोच रहे हैं कि कम से कम 7-7 8-8 चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म कर ले, उसके बाद से क्या करेंगे, मैथ तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले सोच रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को खत्म करें, चाहे आधा से ज्यादा निकाल दे फटाक से, 1.5 से 2 महीना में इसको पूरा का पूरा क्या करे बाबू, जल्दी जल्दी इसको खत्म करें, फिर बाकी का जो सिलेबस होगा ना वो छोटा छोटा फटाफट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शिवानी, अभिनंदन बहुत बढ़िया, रिजवाना, अमू, चलिए बहुत बढ़िया, ज्योति, बेरोजगार बालक। बाबू इतना क्लियर हो गया आपको, अब इसमें कोई भी डाउट आउट नहीं है आपका, नहीं है ना? चलिए नहीं है तो बाबू इतना रहने देते हैं, क्योंकि दो डेरिवेशन है, ये दो डेरिवेशन को आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी विद्युत धारा क्या होता है, धारा घनत्व तो क्या होता है, ये सारी चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा तो आपका घाटा होगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पढ़ाई पे ज्यादा ज्यादा फोकस करिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे कब, 6:30 बजे बायोलॉजी का क्लास होगा, जिसमें चैप्टर 3 मानव जनन यानी प्यारे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव सिस्टम को बताएंगे, नर जनन तंत्र को डिटेल में बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है।
तो वो क्लास होगा 6:30 बजे। फिर रात में हम लोग का 8:30 बजे इंग्लिश का क्लास होगा, जिसमें चैप्टर 5 का हम समरी पढ़ाने वाले हैं, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, है ना। तो इसको हम लोग रात में पढ़ने वाले हैं 8:30 बजे, ठीक है। जब तक आप लोग क्या करिए, अपना ध्यान रखिए। ऐश्वर्या कुशवाहा, सर इंग्लिश बहुत कमजोर है, हो जाएगा सही। चलो, चलिए ठीक है। तो अब मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।